नमस्कार। इस वक्त हम जबलपुर से सीधे डीडी डायलॉग लेकर आपके सामने मौजूद हैं और मध्य प्रदेश चुनाव की अगर बात करें तो कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लो सा चल रहा है ये चुनाव, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट आनी शुरू हुई, अब लग रहा है कि इतना ज्यादा जोर पकड़ लिया है चुनाव ने कि बस अगर चर्चा है कहीं पर तो वो मध्य प्रदेश के चुनाव की है। और इस वक्त जो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय अगर कराना हो तो मुझे लगता है कि मां नर्मदा के तट पर, क्योंकि हम यहाँ जबलपुर में मौजूद हैं और मां नर्मदा के साथ हर मध्य प्रदेश वासी के, राज्य के लोगों का क्या जुड़ाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये शख्सियत ऐसी है जिनका खुद मां नर्मदा के साथ जुड़ाव ऐसा रहा कि 2 बार इन्होंने मां नर्मदा की नंगे पैर परिक्रमा तक की, और इसीलिए जब नरसिंहपुर से उनको टिकट दिया गया तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मां नर्मदा का कोई संकेत जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे साथ केंद्र में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह पटेल जी मौजूद है। बेहद ही स्वागत है प्रहलाद जी आपका। जो बात यहाँ पर अब कही जा रही है, मां नर्मदा के तट से जुड़े नरसिंहपुर से टिकट, कोई संकेत लग रहा है इसमें? 34 साल का मेरा चुनावी राजनीतिक जीवन है। जब मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया था तो 89 में सांसद बना था। जहाँ जिस धरती पर मैं पैदा हुआ, जहाँ से मैंने अपनी दलीय राजनीतिक यात्रा शुरू की, वो नरसिंहपुर था। और स्वाभाविक है कि बचपन से जब से हमने होश संभाला, हमारे पुरखों ने हमसे कहा कि मां नर्मदा ही सर्वस्व है। मैंने एक लंबी यात्रा 34 साल की और पार्टी ने मुझे अपनी जन्मभूमि में और अपनी कर्मभूमि में, और वो भी पहली बार विधानसभा का जब चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो मुझे अपने आराध्य परम पूज्य श्री श्री बावरसी जी की वाणी याद आई। मां नर्मदा जोग भी देती है और भोग भी देती है, और घूमकर वो धरती के ढाल के खिलाफ चलती है, लेकिन जाके समुद्र में, रत्ना सागर में मिलती है। शायद मैंने अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा तरह तरह से पूरी की और फिर से मैं अपने स्थान पर पहुंच गया। मैं मां नर्मदा की कृपा मानता हूं, अपने दल का आभार मानता हूं। ये भी आपके बारे में हमेशा कहा जाता है जब बात करते हैं यहाँ लोगों से कि जब आपने नर्मदा की यात्रा की और जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने यात्रा की तो आपने उनको टिप्स भी दिए कि कैसे यात्रा करनी होती है, क्या क्या सावधानी बरतनी होती है। नहीं, मैं इसको टिप्स नहीं मानता, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हर व्यक्ति जो नर्मदा की परिक्रमा करेगा वो मेरे लिए परिक्रमावासी है। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री श्री बावरसी जी ने कहा था, कोई भी जिज्ञासु, वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, यदि तुमसे कभी मां नर्मदा के बारे में पूछने आए तो जरूर उसको बताना। या तो जिज्ञासु हो, लेकिन जिज्ञासुओं में अगर जिससे तुम्हारी शत्रुता हो तब भी तुम सहज भाव से उसको बताना। दिग्विजय सिंह से मेरे वजह से, जो दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो शायद कटुता और विरोध मुझसे ज़्यादा कभी नहीं रहा जितना मेरा उनके प्रति था। उसको शत्रुता भी कही जाए तो कोई, मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र में ये सदुपयोग नहीं होता, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारा और उनका संबंध शत्रुता का संबंध था। मुझे जिस दिन दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही थी, मुझे अपने आराध्य परम पूज्य श्री बावरसी जी का वो स्मरण आया कि उन्होंने कहा था कि अगर जिज्ञासा के साथ शत्रु भी सामने आए तो ईमानदारी से, सहज भाव से अपने कर्तव्य को पूरा करना। मैंने वो कर्तव्य पूरा किया। वो मुझसे टिप्स लेने नहीं आए थे। मैंने उनको आग्रहपूर्वक कहा कि यदि आप जबलपुर जाते हैं तो आप बेगड़ जी से भी मिलिए, क्योंकि उनने टुकड़ों में परिक्रमा की है। साथ में जब वो परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने भी मेरे साथ परिक्रमा की है, हम दोनों पति पत्नी उनसे सिवनी जिले में मिलने के लिए गए। मुझे लगता है कि मां नर्मदा के बारे में जब आप तट पर जाते हैं तो मेरे आराध्य परम पूज्य श्री बावरसी जी कहते थे कि नर्मदा का अर्थ है नर का मद हरने वाली मां नर्मदा। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। हर परिक्रमावासी, जिसे मैं जानता हूँ या नहीं जानता, उसकी सेवा करने को मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और इसलिए मैं दिग्विजय सिंह से जब मिलने गया था तो न मेरे मन में शत्रु भाव था, न मेरे मन में राजनीति थी, न मेरे मन में कोई यश था, और न मेरे मन में था कि मुझे इसका श्रेय मिलेगा। मैं एक परिक्रमावासी के पास गया था कि कोई मेरे लायक सेवा हो तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। ये जो चुनाव है, क्योंकि शुरुआत आपने कही कि कोई संकेत है मां नर्मदा का,
बहुत ज्यादा इमोशनल सा हो गया ये चुनाव। बीजेपी के हर नेता का कहीं ना कहीं भावुक स्टेटमेंट आ रहा है। आपने भी जो चिट्ठी लिखी उसमें भी आपकी एक तरह से भावनाएं व्यक्त हुई, क्योंकि आपके भाई इससे पूर्व में यहाँ से थे और अब आपको टिकट मिला। तो ये भावनात्मक जुड़ाव जनता के साथ महसूस करने की कोशिश है या कोई और वजह है इसकी? जितने लोग मुझे जानते हैं, जब मैं राजनीति में मूल्यांकन की बात करता हूँ तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी वालों से या मेरे समर्थक से पूछो। मैं हमेशा कहता हूँ जिसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा हो या जो मेरा राजनीतिक विरोधी हो, आप उससे पूछो कि प्रहलाद पटेल कैसे जीते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो वो कहेगा। ऐसा नहीं कि मेरी आलोचना नहीं हुई है, मुझ पर तो ऐसी उपाधियाँ मिली है मुझे, राक्षस, दुष्ट, गुंडे सब मिल चुके हैं मुझे। देने वाले वही लोग हैं जो आज राय बदलकर कुछ और कहते हैं। मेरी राय नहीं बदली, मेरा काम करने का तरीका नहीं बदला। लेकिन मैं आज जरूर आपके माध्यम से कहूँगा, राज्य के लोगों से वर नहीं, देश के लोगों से कहूँगा, राजनीति की गिरावट हम सबके सामने है। मैंने माँ बेटे को, बाप बेटे को, भाई भाई को टिकट के लिए लड़ते और मरते देखा है। और जो प्रयोग वो करते हैं उसके लिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो किस सीमा तक गिरते हैं, टिप्पणियां कैसी करते हैं। उस स्थिति में आने वाली पीढ़ी को ये बड़ा संदेश है। और मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे परिवार की परंपरा है 60 साल के बाद कोई भी भौतिक व्यवस्थाओं में अपने आप को शामिल नहीं करता। मैं जब 60 साल का हुआ तो मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद, मेरा मकान भर जो बदल नहीं सकता था वो रह गया है, बाकी मैंने सब अपने बच्चों के और परिवार के नाम पर कर दिया। मुझे लगता है लेकिन मेरे भाई ने मुझसे एक कदम आगे, वो अभी 60 वर्ष के नहीं हुए हैं, लेकिन उनने अपनी कर्मभूमि मुझे सौंपी है। ऐसा नहीं था कि उनको टिकट नहीं मिल रहा था, और इतनी जिद के साथ वो मुझे नरसिंहपुर लेकर गए। अन्यथा मैंने तो पार्टी के फैसले के लिए हाँ बोला था, और वो फैसला नरसिंहपुर जिले के बाहर का था। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को यह समझना होगा। और जालम सिंह पटेल ऐसे व्यक्ति है जिसको मैं अजय कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, कोई विरोधी भी कहेगा उस आदमी को उस सीट पर चुनाव नहीं हराया जा सकता। और इसलिए उसने कहा कि मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगा, और दो में से एक भाई ही चुनाव लड़ेगा और आपको नरसिंहपुर से लड़ना चाहिए। तो स्वाभाविक तरीके से मैं मानता हूं कि इस मुद्दे पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि जहां पद के लालच में राजनीतिक गिरावट इस सीमा तक चली जाए। मैं भाग्यशाली हूं, मेरा परिवार, मेरी खानदान इस बात पर गर्व करती है कि कोई भी धन का या पद का लालच हमारे भाइयों के बीच में आड़े नहीं आ सका। ये मेरे लिए गर्व की बात है। इसीलिए आपने उनको भरत कह दिया? मैंने कहा कि मैं राम नहीं हूं, लेकिन उसने भरत से कम काम नहीं किया, ये सच है। प्रहलाद जी, लेकिन ये अचानक हुआ क्या? बीजेपी ने ये जो टिकटें दी हैं इस बार, जो चर्चा का विषय है, बीजेपी तो कभी ऐसे नहीं करती थी कि इस तरह से मैदान में मंत्रियों को, सांसदों को, वो सबकी ताकत देखना चाह रही है या बता रही है कि अब मतलब एसी कमरों से बाहर निकलिए और जरा दिखाइए कि वाकई में अभी भी आप में दम है या नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाया गया, ऐसा मत कहिए। बहुत लोग लड़े। उमा भारती आई जिस समय उनको चुनाव लड़ाया गया, वो सांसद थी, लेकिन उस बात को 20 साल होने वाले हैं। पर मंत्री थी वो तो। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि हमको राजनीतिक इतिहास को ईमानदार के साथ टटोलना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी जो भी स्टैंड लेती है वो पहली बार नहीं लेती है, कई बार पहले कर चुकी होती है। लेकिन एक बात सच है कि हम 18 साल से ज़्यादा से हम मध्य प्रदेश में सत्ता में काबिज रहे, 1.5 साल कांग्रेस रही है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। मैं हमेशा कहता हूँ ये सुंदर राज्य है, संसाधनों वाला राज्य है और संभावनाओं वाला राज्य है। और जो सबसे इन तीनों से इतर जो हमारी कीमत है कि हम शांति के टापू कहे जाते हैं और शांति के टापू है। किसी भी विकास का सबसे पहला पैमाना होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वातावरण कैसा है। आप अन्य राज्यों में जाएंगे, कोई ना कोई दोष मिल जाएगा, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, हिंसा का, ऑर्गेनाइज क्राइम का। आपको मध्य प्रदेश में इन 5 खराब मापदंडों में से एक भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है, इसके लिए अगर अनुभवी लोगों को मैदान में लाया गया, हमें तेज गति की इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। साथ में हम कभी भी सिर्फ विकास को बिजली, पानी, सड़क, मकान, दुकान यहाँ तक सीमित नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी परंपराएं क्या करेंगे। अगर हमारे पास हमने सब कुछ दे दिया और लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ तो आप शांति से रह नहीं सकते, पड़ोसी को भी शांति से नहीं रहने देंगे। और इसलिए हम मानते हैं कि मूल्यों के प्रति सजगता हमारी नई पीढ़ी बहुत बड़ी मात्रा में है, ऊर्जा है उसके पास,
लेकिन इसकी दिशा अगर भटक गई तो क्या समाज या राज्य का भला हो पाएगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर अनुभवी लोगों को लेकर आया जाए तो इसमें मैं बुराई नहीं मानता, बल्कि मैं पार्टी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। इसकी एक वजह क्या ये हो सकती है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है राज्य में, और इसीलिए इस बार चेहरा इतने सारे दे दिए कि जिसको चुना जाए जनता देख ले? मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि हम एक ही पीढ़ी के लोग हैं। एक बात आप जरा पलट कर देखिए कि हम एक ही पीढ़ी के लोग हैं। हम लोगों की उम्र में सबसे कम उम्र का मैं हूं। मैं आज आपके मन से कहता हूं, हम सब में अगर लोकप्रियता किसी की ज्यादा है तो शिवराज सिंह चौहान की। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई उनके खिलाफ में नाराजगी नहीं है जनता में। मैं आपको इससे बड़ा और कौन पैरामीटर हो सकता है? हम जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम सारे के सारे लोग हम उम्र लोग हैं, एक टीम में काम करने वाले लोग। उसके बाद मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम सब में अगर कोई लोकप्रिय व्यक्ति है राज्य के भीतर सर्वाधिक, तो उस व्यक्ति का नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये अच्छी आपने यहाँ पर बात की और ये बड़प्पन की भी बात है, लेकिन मैं आज सुबह से देख रही थी, कमलनाथ जी का एक ट्वीट था आज सुबह। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी एक अजीब सा सर्वे करा रही है कि कौन सबसे कम सीटों पर हारेगा, पार्टी का कौन कैंडिडेट सबसे कम वोटों से हारेगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह का कोई सर्वे लीक हुआ है क्या? अच्छा, कमलनाथ जी के इस ट्वीट पर आपको हंसी नहीं आई? आई। क्योंकि कमलनाथ जी 1 किलोमीटर चल नहीं सकते। एक थका हुआ नेतृत्व, एक कालख पुता हुआ नेतृत्व, उसको ये नहीं, आदमी को नहीं पता। पहले वो अपना तो सर्वे करा ले, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपना सर्वे कराना चाहिए। 2003 के पहले भीषण पराजय के बाद भी कांग्रेस के पास जो नेतृत्व है वो 2003 के पहले का है। 2003 से जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने संभाला, उसके बाद से हमारे पास हमारे बाद वाली भी पीढ़ी है, उसके बाद वाली भी पीढ़ी है। नीति हमारी स्पष्ट है, कोई समझौता नहीं, आतंकवाद से समझौता नहीं, परिवारवाद से समझौता नहीं। और मैं मानता हूं कि जो परिवारवाद की बातें करते थे, मेरे भाई के फैसले के बाद उनको विचार करना पड़ेगा कि परिवारवाद होता क्या है और परिवारवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तीसरी बात होती है कि हम जो तरीका अपनाते हैं कि शासकीय धन को अपना बना लो और या अपने चहेतों को बांट दो, ये चीजें चल नहीं पाएंगी। इसलिए सर्वे उनको ये कराना चाहिए कि भ्रष्टाचार पर आपके बारे में इस मध्य प्रदेश के लोगों की राय क्या है। बेमनस की राजनीति के लिए कमलनाथ जी आपके बारे में लोगों की राय क्या है। आपके पास में नेतृत्व तो नहीं है, फिर भी आप चुनाव लड़ने का दम्भ भर रहे हैं, इसके पीछे जरा सर्वे करा लीजिए। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भारतीय जनता पार्टी की, कि मेरा कार्यकर्ता चुनावी कार्यकर्ता है, संगठन का कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है। लेकिन जो तीसरी बात है वो कांग्रेस को इस जन्म में अभी आ नहीं सकती। हमारे कार्यकर्ता से अगर पूछेंगे तो वो पहले कहेगा कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं, पहले ये बताइए। धारा 370 अलग होगी कि नहीं, पहले ये बताइए। पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। वो एजेंडे पर बात करेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि वो कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उसकी सामर्थ्य लगे। इसलिए कमलनाथ जी के जो स्टैंड, पहले तो बहुत परेशान थे, जब हमारी सूची पहली निकली कांग्रेस चुप, उसको समझ नहीं आया कि 3 महीने से ज्यादा पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए, ऐसा तो कभी चुनाव में होता नहीं। फिर जब दूसरी आई तो बौखला गया क्योंकि हम लोगों के नाम थे। अब तीसरी आने वाली है तो ये ट्वीट तो करना ही भूल जाएंगे, ये बात आप मानकर चलिए। कांग्रेस के पास नेतृत्व तो नहीं है। नहीं, लेकिन इसके पीछे के जो आप तीसरी सूची की बात कर रहे हैं, अभी तो ये भी सस्पेंस है शिवराज जी का नाम उसमें होगा या नहीं, क्योंकि वो तो जनता से पूछ रहे हैं। और इसको लेकर के भी कांग्रेस लगातार बात कर रही है कि क्यों उनको पूछना पड़ रहा है कि क्या मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, बताइए। तो सीएम को अगर ये पूछना पड़ रहा है, इसकी क्या वजह है? मतलब कमलनाथ तो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है कि वो पूछ पाए जनता से। ये भाजपा ही कर सकती है कि हम 5 साल सरकार में रहते हैं और जनता के बीच जाते हैं कि आशीर्वाद लेने आए हैं। कांग्रेस सरकार में रहने के बाद जनता के बीच में जाके तो कुर्ते फटते हैं उनके, या तो कार्यकर्ता फाड़ता है या जनता फाड़ती है। और मैं कमलनाथ से मैंने प्रश्न पूछा था, उसका तो जवाब उन्होंने दिया नहीं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक कंपनी को, अपनी चहेती कंपनी को 550 करोड़ रुपए दे दिए थे। एक ईंट भी नहीं रखी गई, भूमि पूजन नहीं हुआ। सिंचाई घोटाले की बात। हाँ, कन्हान प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उस पर तो ना कांग्रेस ने जवाब दिया ना कमलनाथ जी ने दिया। थोड़ा ट्वीट करे लेकिन जवाब भी दें। दूसरा भी अजय सिंह राहुल आए थे नरसिंहपुर, वो मुझे कोयला स्कैम में दोषी बता गया कि अटल जी के समय वो मंत्री थे कोयला में, आपको पता है उनका नाम था करोल ब्लॉक में। कांग्रेस के लोगों का विवेक देखिए, उन्हें ये नहीं पता
कि कोल स्कैम हुआ कब था। 2005 से 9 के बीच कोयला का स्कैम हुआ। उसके बाद में 2012 में वो सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई, शायद उस समय आप पत्रकारिता में आ गई थी। और उसके बाद में मेरा सौभाग्य था कि मैं 4 से 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो छोड़ दो। अब अजय सिंह राहुल मुझे कहते हैं कि साहब वो तो कोयला स्कैम में इनका भी नाम था। ये झूठ नहीं तो क्या है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कांग्रेस सोचकर भी नहीं बोल रही, उसको यही समझ नहीं आ रहा कि उसको बोलना क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मेरे भाई ने नोटिस दिया है, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर मानहानि का दावा होगा। राजनीति में ये छल प्रपंच की राजनीति कांग्रेस करती रही है, लेकिन ऐसे सरासर सफेद झूठ बोलने की राजनीति करे, इससे ज्यादा निंदा कुछ हो नहीं सकती। प्रहलाद जी, क्योंकि आपने ये बात कही माफी मांगने वाली, तो एक ये भ्रष्टाचार, ये मुद्दा आप उनके खिलाफ उठा रहे हैं और वो लोग आप लोगों के खिलाफ उठा रहे हैं। लगातार एक लिस्ट जारी की जा रही है कि जिस तरह कर्नाटक में 40% कमीशन का मुद्दा था, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी होता रहा है। इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी? मुझे लगता है कि कोई उदाहरण बताएं, जैसे मैंने नाम लेके कहा, उनकी हिम्मत है तो वो आरोप लगाए हमारे नेता पर, किसी पर, मुझ पर लगा दें। मैं तो कोयला मंत्री भी रहा हूं, अभी भी 4.5 साल से मंत्री हूं। कोई उदाहरण तो देना पड़ेगा, साक्ष्य तो देने पड़ेंगे। मैंने तो कहा ना आपसे, नाम बताया, मैं कंपनी का नाम लेने तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं संसदीय परंपरा का पालन करने वाला व्यक्ति हूं कि जिसको जवाब देने का अधिकार ना हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने कंपनी का नाम लेने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आरोप लगाने के पहले आप तथ्य तो लेकर आइए। जब भी मैंने कोई भ्रष्टाचार का मामला उठाया तो तथ्य के लिए उठाया, खाली लोकेशना के लिए नहीं उठाया कि मुझे इसकी तारीफ मिल जाएगी। नहीं, आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो लड़ाई में ईमानदारी के साथ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भ्रष्टाचार नासूर है इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। आप नौजवान की मेघा को कैसे कम कर सकते हैं? और इसलिए कांग्रेस इस मामले में गुनहगार है, ये मैं जिम्मेदारी से कहूंगा। प्रहलाद जी, दो मुद्दे जो इस वक्त देश में भी चल रहे हैं और राज्य में भी चल रहे हैं, एक है जातिगत जनगणना का। कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी, सभी लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसी को आगे बढ़ाएंगे। ओबीसी को लेकर जो बात की जा रही है, आपकी पार्टी की भी, उमा भारती जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने भी महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं की बात की। आपको लगता है कि राज्य में ये मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लुभाने की कोशिश करेगी? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करता हूं। मैं 89 में सांसद बना था, मेरी उम्र 28.5 साल थी। 91 में दूरदर्शन का आखिरी जो इंटरव्यू था वो प्रहलाद पटेल का था। ये तो रिकॉर्डेड बात है, आप दूरदर्शन में जी। आखिरी जो इंटरव्यू था मेरा था। उसके बाद सरकार गिर गई और वो 27 मिनट की जगह 32 मिनट का इंटरव्यू था। ये भी मैं बात कोट कर रहा हूँ। मंडल कमीशन की आंधी थी और मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। मैंने तब कहा था, तब मैं नौजवान था, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, इनकी उम्र भी कम उम्र उसके आसपास हो गई। हमें भविष्य के बारे में ईमानदार होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए कि समाज बिखरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और मैंने कहा था नौजवान होने के बावजूद कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, हमने उस समय पार्टी का काम करने का फैसला किया था। मैंने कहा था अगर मेरे बच्चे हुए या परिजनों को, मैं उसका लाभ नहीं देने दूंगा। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी की तरफ चले गए, मैंने पिछड़ों का सर्टिफिकेट नहीं लिया। क्रीमी लेयर की बात 96 में आई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जो लोग कर रहे हैं उनकी नीयत पर शंका है। महिला आरक्षण बिल मजबूरी में पास हुआ है, कांग्रेस उससे भाग नहीं सकती थी, इसलिए वोट दिया है। नहीं तो सद्य अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 3 बार लेकर आई थी, आपने उसको पारित नहीं होने दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को ढांकने के लिए ये बवंडर खड़ा किया जा रहा है। आप समाज को बांटने के लिए करना चाहते हैं। और मैं पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हूं और मैं कह रहा हूं, पिछड़े वर्ग के बच्चे और बच्चियों की मेघा में कोई कमी नहीं। और उसका उदाहरण अगर देखना है, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर विरोध किया था, आप उस समय दिल्ली में थी। मैंने कहा था कि पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं वो मेधावी हैं, लेकिन एप्टीट्यूड के मामले में उनमें थोड़ी बहुत कमी होती है। हम मेघा में कम नहीं है, हमारे अवसर कम है हमारे सामने। और उसके बाद उसी का परिणाम था कि यूपीएससी की लिस्ट देखिए आप, कट ऑफ जनरल की लिस्ट में कम नंबर पर कट ऑफ है और पिछड़ों की लिस्ट में ऊपर है। तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अवसर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसके दोनों पक्ष है। मेरे पास जो बच्चे मिलने आते हैं, मैं उनसे कहता हूं यदि आप कॉन्फिडेंट है तो आपको जनरल कैटेगरी में जाना चाहिए, और जनरल कैटेगरी में आप अपना नंबर लगाइए। फिर आप बैकवर्ड का सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको उसमें जाना पड़ेगा। आज जो आरक्षण की व्यवस्था है वो SC ST और जनरल की है।
आपके पास में पिछड़ों को विधान परिषद में और लोकसभा में अभी तक आरक्षण नहीं है, नौकरी में है। मंडल कमीशन के बाद नौकरी में आरक्षण है, लेकिन विधानमंडल में या पार्लियामेंट में तो नहीं है। तो जब तक आप वहां आरक्षण लेकर नहीं आएंगे तब तक महिला आरक्षण कैसे हो सकता है। अब उसके बाद आपने उसको ढांकने के लिए एक नई समस्या पैदा कर दी कि साहब जाति जनगणना कर लीजिए। किसको नहीं पता गांव में कि कुछ जाति के लोग कितने लोग हैं। अगर जाति के आधार पर उनको अपना हक चाहिए रहता है तो वो ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए लड़ाने की जरूरत है। चुनाव जीतने के लिए हम किसी भी सीमा तक रहेंगे, ये आरोप है मेरा कांग्रेस उनके सहयोगी दलों पर। प्रहलाद जी, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है, अगर ओबीसी की बात करें तो उमा भारती हो, शिवराज सिंह चौहान हो या प्रहलाद सिंह पटेल, सभी लोगों को आगे बढ़ाने में बीजेपी ने काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो सीएम दिए वो एक अलग वर्ग से रहे। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से? मोदी सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी फैसलों को ढांकने की कोशिश है इस धुंध में। पहले प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में हैट्रिक है हमारी। सबसे पहले उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, पिछड़े वर्ग के। आपके पास हो तो बताइए। पिछड़ा वर्ग कमीशन पर संवैधानिक अधिकार उसको मिले, दर्जा मिले। चिल्लाते रहे लोग, जो पिछड़ों की वोट पर राजनीति करते रहे, वो नहीं कर सके। वो करने वाले नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि जितने भी विधायक आज हैं उसमें एक 32% भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े विधायक है। किसी के पास हो तो वो बताए। 27% सांसद हैं हमारे पास। तब तो हमने कभी राग नहीं अलापा कि हम पिछड़ों को नेतृत्व को प्रखरता देना, उसको शिखर पर पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। लेकिन जातिवाद के आधार पर नहीं, योग्य नेतृत्व समाज में पैदा करके उसको प्रतिष्ठित करना। समाज का नेतृत्व चाहिए, जो वर्ग उपेक्षित है, पीछे रह गया है, उसे अवसर देना। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, नीति नहीं। ये हमारा संकल्प है जिसको हम करके रखेंगे। मैं ऑडियंस के पास जाऊं, लेकिन दो छोटे छोटे सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज का एक तरीके से इस पर अपना कमेंट किया। रेवड़ी कल्चर और योजनाएं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों को उन्होंने ये बात कही। यहां पर भी ये बात की जा रही है कि चुनाव से एन पहले क्या इस तरीके से जब जनता को लुभाने के लिए कुछ बातें की जाएं वो सही हैं? इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। कल मैंने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और मैं मानता हूं कि किसी भी योजना के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट और इम्पैक्ट असेसमेंट होना ही चाहिए। और इसके लिए मैं कहीं दूर नहीं जा रहा। मैं जल जीवन मिशन, स्वच्छता मिशन 2014 में शुरू हुआ। हमने दुनिया के अनुमान के 11 साल पहले ओपन डेफिसिट से अपने आप को मुक्त कर लिया, खुले से सोच से। सबको लगा कि काम खत्म हो गया। प्रधानमंत्री का ये पहली सीढ़ी है। ODF प्लस की तरफ हम आगे जाएंगे, कचरा प्रबंधन की तरफ आगे जाएंगे। लेकिन इम्पैक्ट असेसमेंट हमने कराया, वो WHO का भी है, वो यूनिसेफ का भी है। WHO ने कहा कि जो आपने किया है ये तो कमाल की बात है और इससे लगभग 4 लाख मौतें आपने डायरिया से रोकी। और जो यूनिसेफ ने कहा, उसने कहा कि एक परिवार को सिर्फ शौचालय मिलने के कारण वो बीमारी से तो बचा, लेकिन वो बीमारी के कारण होने वाली जो दवाइयों का खर्चा था वो प्रति परिवार 60,000 के आसपास उसने बचत की है। ये उसका इम्पैक्ट असेसमेंट है। बाकी विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। दूसरा है जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन में तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनने भी और WHO ने, दोनों ने असेसमेंट किया। उनने भी डायरिया के बारे में कहा और साथ में ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो शिशु मृत्यु दर में 30% की कमी होगी। मैं पूछता हूं कि जब हर घर जल पहुंचाने की बात आती है तो जब 2019 15 अगस्त को ये घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, तब इस देश में कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी था। आज 13 करोड़ 23 लाख कल पूरा हो गया। मैं पूछता हूं ये कैसे हो गया 10 करोड़ लोगों को? यानी अभी 4 साल हमारे काम के पूरे नहीं हुए। घोषणा के 4 साल हुए। हमने दिसंबर में शुरू किया था। मैं उसी विभाग का मंत्री हूं। लेकिन क्वालिटी को लेकर आज आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित एक भी बस्ती नहीं है, जबकि ये मूव करती है। कल होंगे नए स्पॉट, लेकिन हमारी तैयारी है आज की तारीख में। और आर्सेनिक और फ्लोराइड से कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो इम्पैक्ट हो और उसको आदमी को पीने के लिए जाता हो। दूसरी बात आती है कि आप क्वालिटी की क्या चिंता करते हो। आज जो लैब हमने बनाई है वो 2100 हो गई है। हर लगभग कुछ राज्यों में तो ब्लॉक के लेवल पर है। हमने 27 लाख महिलाओं को किट भी दी है, प्रशिक्षण दिया है, अपना पानी टेस्ट करिए
आप 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, ये इम्पैक्ट असेसमेंट है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर किसी भी योजना को लेकर आते हैं तो मैं गर्व करता हूं, उज्ज्वला योजना, शौचालय बनाने वाली स्वच्छता अभियान, जल जीवन मिशन, आपका आयुष्मान कार्ड, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास, ये ऐसी योजनाएं हैं जो महिला स्वाभिमान, सम्मान और उसके स्वास्थ्य के लिए समर्पित योजनाएं। और इसको मैं नहीं मानता कि ये ड्यूटी कल्चर है। हम दुनिया के किसी भी सिस्टम के सामने खड़े होकर थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार हैं, हम इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए तैयार हैं। दो के मैंने आपको उदाहरण दिए हैं कि हम दुनिया के लेवल पर उस पर जाते हैं, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है, हम तो स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं जरा ऑडियंस के पास जाना चाहूंगी कुछ सवालों के लिए। माइक। प्रहलाद जी, आपने सबसे बड़ी बात ये कही कि आपकी पीढ़ी में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान है। ये आपने बड़े गर्व से कहा, लेकिन ये पिछला जो 4 महीना हमने देखा है पत्रकारों की जगत में, मीडिया के रूप में, उसमें ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट में कर दिया। ये मतलब मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी प्रचार प्रसार के पोस्टर पम्पलेट आप लोगों ने मैदान में उतारे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पीछे, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों से तो आगे हैं। सुनिए, नंबर 2 यह है कि आपने ये कहा कि हम ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं या ओबीसी के लिए हम साथ में खड़े हैं। आपने प्रधानमंत्री बनाया, आपने मुख्यमंत्रियों की हैट्रिक लगाई। अब आप शायद अभी जो सभाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की, उन सभाओं में जो मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं, इसका यदि आप एनालिसिस करें तो इसका आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि मुख्यमंत्री जनता से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अगली बार मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज। देखिए, एक बात बड़ी साफ है, पूरी दुनिया मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, तो हमें गर्व है, हमें कोई हिचक नहीं है इस बात को लेकर। अगर मोदी के नेतृत्व को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है तो मध्य प्रदेश के लोग भी उसको स्वीकार करेंगे, गर्व के साथ स्वीकार करेंगे, कोई दुविधा इसमें होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब दे चुका हूं, और इसलिए मैं कतई नहीं मानता कि कहीं कोई असेसमेंट करने की हमको जरूरत है। असेसमेंट करने का काम बाकी लोगों का है, हमारा काम फैसला करना है। जिस स्पष्टवादिता के साथ मैंने कहा है, उसके बाद प्रश्न उठता नहीं है, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। थैंक यू। एक सवाल और दीजिए। नमस्कार पहला दादा, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं सर। जैसे 35 साल आपने राजनीति के पिछले किए और आज की राजनीति में जो निम्न स्तर आ गया, गाली गलौज, अभद्रता की भाषा, ये कांग्रेस ऐसे क्यों करती? जैसे चुनाव आती है, ट्वीट करना, गाली देना, फिर उसको अलग तरीके से आपके ऊपर थोप देना कि बीजेपी करवाती है, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बधाई देता हूँ इस प्रश्न के लिए, और मैं इस बात में मुझे कोई भ्रम नहीं कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे ज़्यादा सजग है। उसके पास में जो सूचनाएं हैं हमसे जल्दी पहुंच रही। हम तो पुस्तक ढूंढते थे लाइब्रेरी में, तब हमको रेफरेंस मिलते थे, तब जाकर हम पार्लियामेंट में भाषण करते थे। आपने अभी इतने में गूगल लगाया होगा और चीज़ें इकट्ठी कर ली होंगी और हमसे प्रश्न पूछोगे और हमें तैयार होना है। ये फ़र्क है, और ये पीढ़ी का फ़र्क है। आने वाले समय में और तेज गति के साथ अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जीने के लिए चरित्र चाहिए। अगर शब्दकोश में अच्छे शब्द है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर विरोध विनोद के साथ हो तो वो प्रहार भी करता है और सुधार भी करता है, लेकिन अगर आपके पास में शब्द ही ना हो तो आप शत्रुता और कटुता पैदा करेंगे, विभाजन पैदा करेंगे, असर पैदा नहीं करेंगे। विरोध का ये मतलब नहीं होता कि हम शत्रु और एक दूसरे के दुश्मन की तरह बर्ताव करें। हम सरकार को कटघरे में खड़ा करके देश की दिशा को और मजबूत कर सकते हैं, और उसका उदाहरण है जिनका आपने नाम लिया, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का। ये देश का इतिहास और दुनिया के राजनीतिक तंत्र कभी भूल नहीं सकता
कि नेता प्रतिपक्ष होते हुए देश में जब कोई संकट आता है कि यूएन में जाकर भाषण करना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करते हुए देश की तरफ से जाते हैं और वहां पर पूछा जाता है उनसे, कि वो बाकी देश के लोग पूछते हैं कि आप तो विरोध के वाले हैं, बोले मैं भारत का नेतृत्व करने आया हूं, पार्टी का नेतृत्व करने नहीं आया। ये जो मूल्य है, ये मूल्य तपस्या से मिलते हैं, चरित्र से मिलते हैं, हमारे बड़े मन से मिलते हैं। और हमारे मनीषियों ने कहा है, अगर आप किसी, जैसे राजा के बारे में बहुत ढंग की आलोचनाएं भी होती, लोग होते राजा मतलब, पर राज पर गद्दी पर बैठने वाला या जनप्रतिनिधि बनने वाले व्यक्ति के मन में समरसता होनी चाहिए, उसके मन में कटुता का भाव नहीं होना। कभी उसको 5 सितारा होटल में रहने का मौका मिलेगा, कभी जमीन में सोने का मौका मिलेगा। जो लोकतंत्र की ताकत है वो यही है। बाकी लोगों को लगेगा कि नहीं साहब हम तो स्टेटस वाले लोग हैं, हमको इससे नीचे नहीं जाना। जनप्रतिनिधि के मन में दिखाने के लिए नहीं, दिल के भीतर अगर ये बात है तो मैं दावे से करता हूं उसकी भाषा कभी अमर्यादित नहीं हो सकती। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं। मैं अपने संसदीय जीवन में गर्व के साथ कहता हूं, मैं आज तक बैल भी नहीं गया, इतने लंबे समय संसद में रहा हूं। मैंने अपनी सीट के अलावा किसी ने हमको दूसरे का बैठे नहीं देखा होगा, कभी किसी ने हल्की भाषा उपयोग करते हुए नहीं देखा होगा। बहुत भगवान ने शब्दकोश दिया है जिसके आधार पर लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और जवाब दिए जा सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रहलाद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।